नमस्ते दोस्तों, आज हम राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन का फर्स्ट ग्रेड का जो फिजिक्स का जो सेकंड पेपर है, हमारा फिजिक्स जो हमारा सेकंड पेपर है उसको एग्जैक्टली अपन सॉल्व करेंगे। तो देखो एग्जैक्टली अपन फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में विचार करते हैं। जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो एग्जैक्टली क्या है हमारा कि ए कारनोट इंजन ऑपरेटिंग बिटवीन टेम्परेचर T1 एंड T2, ठीक है, हैज़ एफिशिएंसी 1/6। यानी जब टेम्परेचर T1 और T2 है तो एफिशिएंसी कितनी है, 1/6 है। व्हेन T2 इज लोअर बाय 62 केल्विन, यानी अगर T2 टेम्परेचर जो है उसमें 62 केल्विन टेम्परेचर अगर कम हो जाता है तो उसकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। तो T1 और T2 क्या होगा, ठीक है। सिंपल तो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, मैंने एक कार्नोट साइकिल बना लिया जिसके अंदर T1 और Q1 जो है सोर्स के टेम्परेचर और आपकी एनर्जी है, और T2 और Q2 आपके सिंक के टेम्परेचर और एनर्जी, और ये आपका वर्किंग सब्सटेंस है। देखो सिंपल एक फॉर्मूला लिख दिया मैंने कि नीटा इक्वल टू 1 - T2 अपॉन T1, ठीक है। और एफिशिएंसी कितनी है, 1/6 है आपकी, मैंने 1/6 लिख दिया। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई। नेक्स्ट क्या कहता है वो कि उसकी अगर T2 टेम्परेचर में अगर 62 केल्विन कम कर दो अगर तो आपकी एफिशिएंसी कितनी हो जाती है, 1/3 हो जाती है। सिंपल एक मैथमेटिक्स किया गया है। इस इक्वेशन को मैंने जस्ट सॉल्व किया मैंने यहाँ पर, और सॉल्यूशन मुझे क्या फाइंड आउट होता है, लास्ट में फाइंड आउट होता है 1/6 के इक्वलेंट फाइंड आउट होता है, ठीक है। और T1 का जो टेम्परेचर कितना फाइंड आउट होता है मुझे, 62 × 3। ये सिंपल एक मैथमेटिक्स आपको करनी पड़ेगी मेरे को, ठीक है। कितना है, 372 केल्विन इसका आंसर आता है। किसका, T1 का आंसर आता है। लेकिन हमें तो दोनों पूछे हैं, T1 भी पूछा और T2 भी पूछा हमें। तो मैंने क्या किया, इस T1 को क्या किया, ले जाके मैंने कहाँ पुट कर दिया, मेरी सिंपल जो इक्वेशन है मेरी यहाँ वाली इक्वेशन में, ठीक है। जब मैंने इस इक्वेशन में यहाँ पुट किया मैंने यहाँ पर, तो मेरा एकदम जस्ट एक सॉल्यूशन में करूँगा इसको पूरा। 1 - T2 अपॉन 272 जो ऊपर मैंने केल्विन टेम्परेचर निकाला था इक्वल टू 1/6। यहाँ पे मैंने इसको सॉल्व किया, ठीक है, इधर सेंड करके। और यहाँ पे T2 मुझे क्या फाइंड आउट हुआ, 62 × 5 इक्वल टू 310 केल्विन। ये मेरा एग्जैक्टली T2 फाइंड आउट होगा। तो हमारा आंसर क्या होगा कि T1 तो होगा आपका 372 केल्विन और T2 क्या होगा, 310 केल्विन होगा आपका, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या कहता है, चूज द बेस्ट थर्मल कंडक्टर अमंग द फॉलोइंग, यानी कि इनमें से कौन सा जो है वो सबसे अच्छा उसमें चालक है आपका, ठीक है। तो सिंपल देखो थ्योरेटिकल ये आपका एग्जैक्ट क्वेश्चन था। इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा एग्जैक्टली एल्यूमिनियम। क्यों होगा, क्योंकि देखो एल्यूमिनियम जो होता है वो बहुत अच्छा कंडक्टर भी होता है, और गुड कंडक्टर होने की वजह से क्या होता है उसमें फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, वो थर्मल कंडक्टर भी होता है हमेशा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा एग्जैक्टली आपका एल्यूमिनियम, इसका आंसर होगा आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है आपका कि ए बॉडी इनिशियली एट 80 डिग्री सेल्सियस कूल्ड टू 64 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि एक बॉडी है जो उसे 80 डिग्री सेल्सियस से 64 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा किया गया है इन 5 मिनट, यानी कि 5 मिनट में ठंडी हो जाती है। एंड 52 डिग्री सेंटीग्रेड इन 10 मिनट, और अगले 5 मिनट और, यानी कि कुल 10 मिनट में वो 80 डिग्री से कहाँ आ जाती है, 52 डिग्री सेल्सियस पे आ जाती है। द टेम्परेचर ऑफ सराउंडिंग का टेम्परेचर क्या होगा। देखो ये क्वेश्चन जो था वो न्यूटन कूलिंग मेथड वाला था, ठीक है। तो मैंने क्या किया कि न्यूटन कूलिंग वाला जो फॉर्मूला है मैंने एग्जैक्टली यूज किया है, ठीक है। वो क्या होता है, डेल्टा टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। ये टेम्परेचर का है, ये टाइम का है, ठीक है, इज इक्वल टू के, ये प्रोपोर्शनल कांस्टेंट है आपका। और ये T - T0, ये T जो है वो आपका एवरेज होता है, देखो T दिख रहा है, T एवरेज मतलब T1 और T2 का जो एवरेज होगा वो, और आपका T0 क्या होता है, इनिशियल होता है। और डेल्टा T जो होगा क्या होगा एग्जैक्टली आपका T1 - T2 होगा आपका, ठीक है। तो एग्जैक्टली देखो यहाँ पे T1 अपने गिवन है 80 डिग्री है, T2 कितना है 64 डिग्री सेल्सियस है आपका, ठीक है। और मैंने क्या किया कि T1 और T2 दोनों नोट कर लिए। पहला टाइम कितना है आपका 5 मिनट है, दूसरा कितना है 10 मिनट है। देखो फर्स्ट कंडीशन क्या थी कि ये जो T1 है, ठीक है, यहाँ पर ये कहाँ से कहाँ गया, ये 80 से आपका 64 गया। तो मैंने क्या किया, फर्स्ट कंडीशन में मैंने क्या किया, यहाँ पे डेल्टा T को लिख दिया T1 - T2, यानी 80 - 64 अपॉन 5, क्योंकि टाइम कितना लगा 5 मिनट लगा मेरे को, ठीक है, इक्वल टू के। और यहाँ पे क्या हो जाएगा T क्या होता है आपका T1 + T2 होता है, यहाँ T1 - T2 है, यहाँ T1 + T2 हो जाएगा अपॉन 2 - T0 हो जाएगा। इसको जस्ट मैंने आपको एक मैथमेटिक फॉर्म में सोल्व किया मैंने इसको, और सोल्व करने में मुझे क्या मिला 3.2 इक्वल टू के 72 - T0 मिला मेरे को, ठीक है। सेकंड कंडीशन मेरी क्या, सेकंड कंडीशन कहती है कि अब जो टेम्परेचर है वो कहाँ से कहाँ हो रहा है, वो 64 से कहाँ हो रहा है 52 हो रहा है मेरा, ठीक है। और वो भी कितने मिनट में हो रहा है, वो भी अगले 5 मिनट में हो रहा है मेरा, ठीक है, यानी कि ये 5 मिनट भी हो रहा है और जुड़ के 5 मिनट 10 मिनट हो गया आपका, ठीक है। तो मैंने क्या किया 64 - 52, सेम वही मैथमेटिकल फॉर्मूला यूज लिया है मैंने ऊपर वाला ही, ठीक है। और यहाँ पे बाई 2 कर दिया इक्वल टू के, और यहाँ पे T1 और T2 को जोड़ दिया अपॉन 2 - T0 हो गया, ठीक है।
इसको मैंने एग्जैक्टली मैथमेटिकली सॉल्व किया, देखो मैंने यहाँ पर, और मुझे सेकंड इक्वेशन मिली 2.4 इक्वल टू के 58 माइनस T0 मिला है मेरे को, ठीक है। अब मैंने क्या किया, दोनों को रेशियो ले लिया, ठीक है। दोनों को रेशियो लेने पे क्या हो गया कि जो के है वो आपका कैंसिल आउट हो गया आपका, और इनका जो रेशियो है वो कितना आया, 1.33 आया, ठीक है। बाकी एक मैथमेटिकल इक्वेशन है जो एग्जैक्टली आपको सॉल्व करनी होती है, और अल्टीमेटली आपका जो इनिशियल जो सॉल्यूशन कितना आता है, T0 कितना आता है, 16 डिग्री सेंटीग्रेड। एक्चुअली देखो आप इसको सॉल्व करोगे तो एग्जैक्टली 60 डिग्री सॉल्यूशन नहीं आएगा, 15 पॉइंट कुछ आएगा, लेकिन हमारा जो एग्जैक्टली ऑप्शंस जो हमें दिए गए हैं उस ऑप्शंस में 15 पॉइंट कुछ नहीं है, एग्जैक्टली डायरेक्ट 16 दिया गया आपको, ठीक है। तो वो अपन थोड़ा राउंड डाउन करके अपन अप्रोक्सीमेटली 60 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास हमारा जो होगा वो टेम्परेचर आएगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 4 नंबर क्वेश्चन आपका, ठीक है। 4 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि ए ट्रेन विस्लिंग एट कांस्टेंट फ्रीक्वेंसी इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशन एट ए कांस्टेंट स्पीड वी। कोई ट्रेन है वो कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रही है, किस तरफ, आपके स्टेशन की तरफ कर रही है। द ट्रेन गोज पास्ट ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर ऑन द स्टेशन, और वो जो ऑब्जर्व कौन कर रहा है उसको, जो स्टेशन पर एक पैसेंजर खड़ा। देखो इसको मैंने क्या किया, इस जो क्वेश्चन में जो सिनारियो दिया गया है इसको एग्जैक्टली देखो मैंने नोट कर लिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। कि देखो मान लिया कोई एक ट्रेन है, मैंने बना दिया जैसा बना मेरे से, ठीक है। ये ट्रेन है और ये एक पैसेंजर जो स्टेशनरी अपने प्लेटफॉर्म पर है, और ट्रेन जो है वो पैसेंजर की ओर बढ़ रही है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो जो v होगा वो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा, ठीक है, और vs में स्पीड ऑफ ट्रेन होगा। तो देखो एग्जैक्टली ये कह रहा है, क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन कहता है कि द फ्रीक्वेंसी एंड डेस ऑफ द साउंड आर हियर्ड बाई ऑब्जर्वर कैन बी एक्सप्रेस्ड बाय द विच ऑफ द एक्सपेक्टेड कर्व एज फंक्शन ऑफ टाइम। यानी देखो इन सारे कर्व में से जो हमारी घटना घटित हो रही है, ये घटना कौन से कर्व द्वारा सही सही दर्शाई जा सकती है, ठीक है। तो मैंने क्या किया, देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर ग्राफ में देखो एंडेस दिया हुआ है, मतलब क्या हुआ कि एपिरेंट फ्रीक्वेंसी होता है, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, वो होता है v वेलोसिटी ऑफ साउंड मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी, जो कि फ्रीक्वेंसी किसकी, ट्रेन की फ्रीक्वेंसी है या फिर जो हॉर्न की फ्रीक्वेंसी है, और v माइनस वीएस होगा, ठीक है। देखो अगर आप नोटिस करो आप अगर कि जब ट्रेन स्टेशन की ओर बढ़ रही है, मतलब जो स्टेशन पर जो व्यक्ति खड़ा है उसकी ओर बढ़ रही है अगर, तो क्या होगा एग्जैक्टली, तो वेलोसिटी ऑफ साउंड होगा और स्पीड ऑफ ट्रेन है, इनका दोनों का रिलेशन क्या होता है, वो माइनस में होता है, ठीक है। इस वजह से क्या होगा, इस वजह से जो एंडेस फ्रीक्वेंसी होगी वो क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, इसकी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी से। फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ पार्टिकल कमिंग इन ए पर सेकेंड्स, ठीक है। तो इधर की ओर बढ़ेगी तो क्या होगा, आपकी जो आने वाली जो इंटेंसिटी होगी, एपेरेंट इंटेंसिटी होगी, वो क्या लगातार क्या होगी, बढ़ेगी आपकी, ठीक है। और सेकेंड स्टेज क्या होगी, जब वो जस्ट ऑब्जर्वर के पास होगी, ठीक है। और थर्ड स्टेज में क्या होगा, थर्ड स्टेज में क्या होगा, जब वो उससे दूर जाएगी, तो जब दूर जाएगी तो इसकी पैसेंजर के रेस्पेक्ट में इसकी डायरेक्शन क्या हो गई, इस तरफ हो गई है। तो यहाँ पर हमारे फॉर्मूले में यहाँ साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। और ये साइंस क्या हो जाएगा, माइनस होने की वजह से क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब वीएस माइनस डायरेक्शन में होगी तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इस कंडीशन में जो हमारी फ्रीक्वेंसी होगी अपन, वो क्या होगी, लेस देन ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, क्योंकि दूर जा रही है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली ये ग्राफ एग्जैक्ट सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि देखो यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है वो लगातार आपको कांस्टेंट सुनाई देगी आपको, लेकिन जैसे ही वो पैसेंजर के सामने आएगा वो एग्जैक्टली उसके सामने स्टैंड हो जाएगी, ठीक है। और फिर जैसे वो पैसेंजर दूर जाएगी तो उसकी फ्रीक्वेंसी में थोड़ी सी कमी आएगी, और बाद में वो लगातार वो इस तरीके से आएगी। देखो कुछ बच्चों ने क्या किया था, इसको इस प्रकार से कर दिया था, ठीक है, जो मैंने व्हाइटनर द्वारा शो किया आपको मैंने, ठीक है। वो क्या सोचते हैं कि जब ट्रेन उनके पास आ रही है तो फ्रीक्वेंसी लगातार बढ़ती जाएगी, और जब वो पैसेंजर के पास होगी तो मैक्सिमम होगी, फिर क्या होगा, दूर जाएगी तो क्या होगी, वो लगातार घटती जाएगी। पर देखो ऐसा नहीं होता है, क्यों, क्योंकि हम लाउडनेस की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंसी की, ठीक है। लाउडनेस तो हालांकि बढ़ेगी कंटिन्यू हमारे पास में, लगातार फिर क्या हो जाएगी, कम होती जाएगी, लेकिन ये इंटेंसिटी के लिए पूछ रहा है, ना कि लाउडनेस के लिए पूछ रहा है, ठीक है। अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 हमें कहता है कि ए वेव ट्रेवलिंग अलोंग ए स्ट्रिंग इज डिस्क्राइब बाय, देखो एक मैथमेटिकल इक्वेशन दी गई है जो कि स्ट्रिंग के अंदर वेव को डिस्क्राइब कर रही है, ठीक है। इन विच न्यूमेरिकल कांस्टेंट आर ऐसा यूनिट, न्यूमेरिकल जो कांस्टेंट यूज करेंगे वो ऐसा यूनिट इस प्रकार से लिखी गई है, ठीक है। विच वुड बी द वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो वेवलेंथ क्या होगी उसकी, देखो सिंपली हमें क्या करना पड़ेगा कि इसको अपन ने ठीक मैथमेटिकली वैसे ही राइट डाउन कर लिया है जैसा अपने को बोला गया है, ठीक है। वो वाई एक्स टी और जो भी 0.008 साइन 62.80 x माइनस 30 t, ये हमें इक्वेशन दी गई थी। ओरिजिनली जो वेव की इक्वेशन होती है वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखी जाती है।
अपन इनको कंपेयर कर सकते हैं आराम से, ठीक है। अगर अपन इन दोनों इक्वेशन कंपेयर करें अगर, तो देखो इजिकली टी वाला जो टर्म है वो हमेशा ओमेगा टी के रिस्पेक्ट होगा, ठीक है। के एक्स का टर्म होगा वो एग्जैक्टली इसके बराबर होगा। तो यहाँ पे तो के की वैल्यू किसके बराबर होगी, के की वैल्यू बराबर होगी 62.80 के बराबर होगी। और के क्या होता है हमेशा आपका, वो हमेशा वेव फंक्शन होता है आपका, वो किसके बराबर होता है 2π/λ के बराबर होता है, ठीक है। तो जो के एक्स में से ये के की वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया, जो किसके बराबर होगी 2π/λ के बराबर होगी, वो किसके बराबर होगी 62.80 के। और यहाँ से आप अपना लैम्बडा निकाल सकते हैं, ठीक है, 2π/62.80 और वैल्यू कितना है कि 0.1 मीटर इसकी वैल्यू आएगी, ठीक है। ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 0.1, ये आपका 2 ऑप्शन आपका एग्जैक्टली आपका क्या होगा, आपका करेक्ट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, 6 के बारे में बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमें क्या कहता है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि लाइट फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स इन एयर फॉल ऑन ए स्पेरिकल ग्लास सरफेस। देखो ये कोई स्पेरिकल ग्लास सरफेस है, यहाँ पर कोई लाइट इसके ऊपर आके गिर रही है, ठीक है। और द डिस्टेंस ऑफ लाइट सोर्स फ्रॉम द ग्लास सरफेस इज 140 सेंटीमीटर, यानी कि ग्लास सरफेस से जो लाइट सोर्स की डिस्टेंस है वो कितनी है 140 सेंटीमीटर है, ठीक है। एट विच पोजिशन द इमेज इज फॉर्म्ड फ्रॉम द ग्लास सरफेस, यानी कि अगर ये सोर्स की दूरी इतनी है अगर, तो इसकी वजह से जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, ठीक है। ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, ठीक है। तो हमने क्या किया, सिंपल एक फॉर्मूला होता है आपको पता है, जिसे अपन लेंस मेकर फॉर्मूला भी कई बार कहते हैं, ठीक है। उसमें एग्जैक्टली आपको दिखा दिया है कि अपने को ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n2 होता है अपॉन v होगा माइनस रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 होगा और अपन u होगा अपना, ठीक है, बराबर n2 माइनस n1 अपॉन r होगा। ये एक सिंपल फॉर्मूला होता है। क्वेश्चन में हमें क्या दिया है कि ऑब्जेक्ट u क्या होता है हमेशा ऑब्जेक्ट की उससे दूरी, वो कितनी एग्जैक्टली -140 सेंटीमीटर है। आर अपने को गिवन है कितनी है, वो 20 सेंटीमीटर गिवन है, ठीक है। दिखा आपको कर्वेचर जो आपको कितनी दी गई क्वेश्चन में 20 सेंटीमीटर कर्वेचर दी गई और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दिया गया 1.5 दिया गया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पर मैं n2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास यूज कर रहा हूँ, वो कितना है 1.5 है, यानी कि लेंस का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वो है अपॉन v क्या है इमेज कितनी दूर बनेगी ग्लास से, ठीक है, माइनस n1 किसका एयर का है आपका, वो कितना होता है 1 होता है आपका, ठीक है। और -140 सेंटीमीटर क्या हो गया आपका u होगा आपका, ठीक है। और क्यों ये आपको गिवन एग्जैक्टली आपको, ठीक है। और ये एग्जैक्ट देखो यहाँ पर आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा कि आपको पता है वो कुछ से डायरेक्शन के साइन रूल होते हैं कि अपन अगर इसके अगर राइट साइड में तो पॉजिटिव होगा, इसके लेफ्ट साइड में तो अगर आपको नेगेटिव होगा, उस नियम का आप यूज करोगे, ठीक है। उससे आपको पता लगेगा कि u आपकी माइनस होगी या प्लस होगी आपकी, ठीक है। अब ऐसे तक आप जो भी वैल्यूज थी मैंने सारी वैल्यूज यहाँ पुट कर दी है, मैंने सिंपल कुछ नहीं किया, सिंपल मुझे v की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जो मैथमेटिकली मुझे कितनी फाइंड आउट होती है 84 सेंटीमीटर मुझे फाइंड आउट होती है, यानी कि उस मिरर या उस लेंस से 84 सेंटीमीटर दूरी के ऊपर क्या होगा मेरा ऑब्जेक्ट का इमेज बनेगा, यानी कि एट ए डिस्टेंस ऑफ 84 सेंटीमीटर इन द डायरेक्शन ऑफ ए इंसिडेंट लाइट होगा, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली नेक्स्ट क्वेश्चन 7 क्या है आपका कि इफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्ट लेंस इज इंक्रीज देन मैग्निफिकेशन पावर ऑफ, ठीक है। अगर वो कह रहे हैं कि फोकल लेंथ अगर ऑब्जेक्टिव लेंस, ठीक है, उसकी अगर बढ़ती है, देखो दो प्रकार के लेंस होते हैं, एक तो होता है आईपीएस लेंस जो हमारे आंख के पास रहता है, एक होता है ऑब्जेक्टिव लेंस जो हमेशा ऑब्जेक्ट की तरफ होता है। तो ऑब्जेक्टिव लेंस की अगर फोकल लेंथ में अगर कोई चेंजमेंट हो रहा है अगर, तो क्या कह रहा है कि माइक्रोस्कोप विल इंक्रीज बट द टेलीस्कोप डिक्रीज, यानी कि माइक्रोस्कोप और टेलीस्कोप के ऑब्जेक्टिव लेंस का, ठीक है, हमें रिलेशन निकालना है, ठीक है, किसका मैग्निफिकेशन पावर का, कि मैग्निफिकेशन पावर कैसे चेंज होगी जब ऑब्जेक्टिव लेंस की जो फोकल लेंथ इंक्रीज होगी अगर, ठीक है। तो मैंने क्या किया देखो इसके लिए एग्जैक्टली जो भी इसके लिए सॉल्यूशन बनता है अपन ने निकाल लिया कि जो मैग्निफिकेशन पावर होता है उसका फॉर्मूला माइक्रोस्कोप के लिए और टेलीस्कोप के लिए अलग अलग होता है। माइक्रोस्कोप के लिए फॉर्मूला ये वाला होता है आपका, ठीक है, जो एल मतलब उसकी माइक्रोस्कोप की जो लेंथ होती है लंबाई होती है f0 यानी कि फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस और मल्टीप्लाई d डायमीटर और fe मतलब फोकल लेंथ ऑफ आपका आईपीसेज होता है। टेलीस्कोप की क्या होती है m हो तो f0 अपन fe होता है, ठीक है। अब देखो इन रेफरेंस ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस है ना, कि इन रेफरेंस मतलब क्या है कि जो माइक्रोस्कोप की जो फोकल लेंथ सॉरी मतलब मैग्निफिकेशन पावर है वो एग्जैक्टली किसके प्रोपोर्शनल होती है, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है f0 की ऑब्जेक्टिव लेंस की फोकल लेंथ की, ठीक है। और यहाँ पे जो टेलीस्कोप की होती है वो क्या होती है हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फॉर्मूला से हमारे, ठीक है। तो क्या होगा सिंपल क्या होगा माइक्रोस्कोप की तो क्या होगी पावर डिक्रीज होगी
और टेलीस्कोप पावर क्या होगी, इंक्रीज होगी। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर एग्जैक्टली ये होगा। ठीक है, अब देखो जो 4 नंबर क्वेश्चन है टेलीस्कोप की इंक्रीज होगी, ये होगा आपका सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अपन 8 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर द कंडक्टर अंडर इलेक्ट्रिक कंडीशन। देखो ये क्वेश्चन 2000 आपके 15 वाली आरपीएससी में भी आया था क्वेश्चन आपका, थोड़ा चेंज बनी, सेम क्वेश्चन था आपका। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए कंडक्टर इज जीरो। देखो सिंपल ही बताया, इलेक्ट्रिक फील्ड होता है हमेशा इनसाइड कंडक्टर हमेशा क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा कि अगर आप कार के अंदर बैठे हो अगर, तो आप सबसे ज़्यादा सेफ होते हो क्योंकि आप कंडक्टर के अंदर बैठे होते हो। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज कांस्टेंट थ्रू द वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर। ये भी सही बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में से क्या होता है, कांस्टेंट होता है पूरे वॉल्यूम के ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए सरफेस ऑफ कंडक्टर इज नॉर्मल टू द, ये भी एकदम सही बात है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा क्या होता है, सरफेस के हमेशा नॉर्मल होता है हमेशा। लेकिन लास्ट स्टेटमेंट देखिए आप, द टोटल चार्ज रिसाइड इनसाइड कंडक्टर। देखो टोटल चार्ज हमेशा सरफेस पर होता है, ना कि उसके वॉल्यूम या उसके अंदर होता है कभी भी। ठीक है, तो 4th स्टेटमेंट आपका रॉन्ग है और आपका ये जो ऑप्शन है वो आपका सही होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 तक अपन देख लिए अपन ने। क्वेश्चन नंबर 9 पर बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को अपन थोड़ा सा निकाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। ठीक है, काफ़ी प्रैक्टिस क्वेश्चन है आपका। वो क्या कहता है कि फिगर गिवन बिलो शो 4 अरेंजमेंट ऑफ द चार्ज पार्टिकल। देखो चार्ज पार्टिकल के 4 पार्टिकल के अरेंजमेंट्स को आपको डिफरेंट डायग्राम्स में दिखाए गए। ठीक है, ऑल आर एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रैंक, और सभी आपके ओरिजिन से सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, जैसे 2q है या आपका 9q है, सभी सेम डिस्टेंस पर है। ठीक है, द सिचुएशन अकॉर्डिंग टू द नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V1 V2 V3 V4 एट ए ओरिजिन मस्ट पॉजिटिव फर्स्ट। यानी कि वो कह रहा है कि प्रत्येक डायग्राम के अंदर ओरिजिन के ऊपर जो V1 V2 V3 और V4 लिखा है, इनका पोटेंशियल क्या होगा, इनका क्या ऑर्डर होगा इन पॉजिटिव फर्स्ट, यानी कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या होगा। तो देखो इसलिए मैंने क्या किया, मैंने आपके जो डायग्राम को क्लियर दिख नहीं रहा होगा, फर्स्ट डायग्राम आपका इस प्रकार है। ओरिजिन से ये r डिस्टेंस पर -9q रखा है और ये +2q रखा है। पोटेंशियल फॉर्मूला क्या होता है, V इज इक्वल टू KQ/R होता है। सिंपल क्या होगा, इस ओरिजिन पे इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से होगा, इसकी वजह से कितना होगा 2Q/R, क्योंकि Q रखना है उस वैल्यू मेरे को, तो इसका कितना होगा -9Q/R। सॉल्व कर लिया, कितना आया -7KQ/R। ठीक है, सिमिलरली सेकंड के लिए, ठीक है, जो सिंपली जो सेकंड है हमारा वो क्या एग्जैक्टली मेरा सेकंड डायग्राम मेरा इस प्रकार बना हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम में कुछ नहीं करना है, सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करना है आपको, क्योंकि वैल्यू को पुट करना है और आपको कितना आएगा -5KQ/R आएगा। ठीक है, थर्ड आपका क्या कहते, देखो थर्ड भी सिंपल है, इसमें कितने 4 आपके रखे हुए हैं। ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं करना है आपको, तो बस केवल आपको वैल्यूज पुट करनी है 1 by 1। ठीक है, और इसको सॉल्व करना है, कितना आया -9KQ/R आया। ठीक है, और सिमिलरली लास्ट वन है जो V4 आपका, इसमें भी आपके 4 चार्जेज हैं आपके, चारों को मैंने असेंबल किया इस एक फॉर्मूले के ऑर्डर में, और लास्ट कितना मिला -8KQ/R मिला। ठीक है, अब देखो मुझे क्या मिला, V1 मेरे को इतना मिला, V2 मुझे इतना मिला, V3 मुझे इतना मिला, V4 मेरे को इतना मिला। अब सबका पॉजिटिव कैसे सेंस करेंगे, जो सबसे कम नेगेटिव है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो सबसे कम नेगेटिव कौन है, -5 सबसे कम नेगेटिव है, तो वो V2 यहाँ पर आएगा। उससे कम नेगेटिव कितना है, -7 है, तो V1 ही आएगा। उससे कम नेगेटिव -8 है, तो V4 आएगा और V3 आएगा। ये आपका एग्जैक्टली आंसर होगा आपका। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं अपन। क्वेश्चन 10 भी क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो कहता है कि ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैव ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इन द स्पेस बिटवीन द प्लेट। कोई भी एक 2 प्लेट है हमारी, उनके बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E शो किया गया है। ठीक है, इफ़ द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट इज D, उन दोनों की डिस्टेंस कितनी D है, एंड द एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, और उनका एरिया कितना है A है, द एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो कुल मिलाकर उन्होंने क्या पूछा है, कैपेसिटर में एनर्जी कितनी स्टोर्ड होगी। ये अपन 12th क्लास में कितनी बार पढ़ चुके हैं, इसका टेस्ट कितनी बार हम करते हैं। ठीक है, एक बार और देख लेते, कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारी 2 प्लेट्स हैं, इन पर चार्ज Q होगा, एक पे -Q होगा। ठीक है, और कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड वहाँ पर है, उसकी डिस्टेंस कितनी है, D आपकी डिस्टेंस है प्लेट 1 और प्लेट 2 के बीच में। ठीक है, तो एनर्जी डेंसिटी ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इन कैपेसिटर, एनर्जी डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम वो क्या होती है 1/2 ε0 E² होता है। ठीक है, और जो UV डेंसिटी जो होती है वो क्या होती है, टोटल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम होता है। मैंने उसको एग्जैक्टली इस प्रकार लिख दिया, और यहाँ से मैंने U को फाइंड आउट कर लिया और V को मैंने गुणा कर दिया। ठीक है, V को मैंने यहाँ गुणा किया है। ठीक है, V वॉल्यूम क्या होता है हमेशा, वो हमेशा एरिया मल्टीप्लाई आपका जो भी लेंथ का फैक्टर है। ठीक है, तो यहाँ पे एरिया क्या होगा, A डॉट लेंथ क्या है यहाँ पे, ये वाली लेंथ D। तो ये एग्जैक्टली आपका ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। ठीक है, अब देखो अपन क्वेश्चन नंबर 11 पे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन नंबर 11 कहते हैं आपका कि
ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज़ 2 layers ऑफ डिफरेंट डाइलेक्ट्रिक है शो इन द फिगर। ये फिग दिखाया गया अपने को, इसके अंदर 2 प्रकार के डाइलेक्ट्रिक लिए गए हैं, ठीक है। द रेशियो ऑफ द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द डाइलेक्ट्रिक लेयर व्हेन कनेक्ट टू ए बैटरी। अगर बैटरी से कनेक्ट कर दिया जाए तो इनके डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या रेशियो होगा, ठीक है। इसको एग्जैक्टली अपन ने बहुत ही ब्यूटीफुल तरीके से सॉल्व किया। अपन देखो अपन ने सिंपल एक डायग्राम बना लिया। फर्स्ट डायग्राम में डिस्टेंस अपन ने ए ले लिया, सेकंड डायग्राम में डिस्टेंस बी ले लिया। जो आपका वोल्टेज होगा इन कैपेसिटर्स के वो क्या होता है, V बराबर E डॉट डी, मतलब E मतलब आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, डी मतलब डिस्टेंस इन बिटवीन देम, ठीक है। तो यानी कि इसके लिए आपका वोल्टेज क्या हो जाएगा, एग्जैक्टली आपका वो हो जाएगा V1 हो जाएगा आपका, वो कितना होगा E1 और A, किसके लिए, इसके लिए, ठीक है। E1 और A हो जाएगा, इसके लिए क्या हो जाएगा, V2 बराबर E2 डॉट बी हो जाएगा आपका, ठीक है। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर ए कैपेसिटी सॉरी फॉर ए कंडक्टर, किसी भी कंडक्टर के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है हमेशा, वो होता है हमेशा E बराबर आपका सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 के होता है आपका, ठीक है। और इस फॉर्मूले को एग्जैक्टली मैंने क्या किया, यहाँ पुट कर लिया दोनों के लिए मैंने, ठीक है। ये फर्स्ट वाले के लिए किया तो मैंने क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K1 हो जाएगा, और सेकंड वाले के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या हो जाएगा, K2 हो जाएगा। इन दोनों वैल्यूज़ को क्या करूँगा मैं अपने वाले इन वाले फॉर्मूलोज में मैं क्या करूँगा, पुट कर दूँगा। सिंपल मैंने वैल्यूज़ को पुट कर दिया मैंने एग्जैक्टली, मैंने ज़्यादा कोई चेंजमेंट नहीं है, दोनों का V1 और V2 का रेशियो ले लिया। पहले के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी, दूसरे के लिए ये वाली वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। आप देख सकते हो बोले आराम से, है ना। और दोनों का रेशियो लेने के बाद में मेरे को फाइनल जो आउटपुट क्या हुआ, V1 अपॉन V2 इक्वल टू K2 डॉट A K1 डॉट B, मेरा एग्जैक्टली आंसर फाइंड आउट होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 11 तक अपन कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 देखो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, देखो एग्जैक्टली करने में देखा जाए तो अगर, पर कोई नहीं, अपन इजीली इस क्वेश्चन को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है कि व्हाट वुड बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस द डायगोनली अपोजिट कॉर्नर A एंड H। देखो इस A पर और H पर कोई वायर का आपका आउटपुट लिया गया है, तो इनके बीच में ये जो पूरा बॉक्स बना हुआ है, हेक्सागोनल बना हुआ है जो आपका, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगा। एंड H of the cubic network consists of 12 resistor, each of resistance 2 किलो ओम, और सारे के सारे रेजिस्टेंस क्या है आपके, वो 2 किलो ओम के। देखो सुनो, इस प्रकार के जो क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही रिटर्न वर्क वाले होते हैं, इनकी कुछ ट्रिक्स भी होती हैं, लेकिन एंड टाइम पर हमें ट्रिक्स याद है कोई ज़रूरी नहीं है। देखो एग्जैक्टली मैंने क्या किया, इस डायग्राम को हूबहू बना लिया जैसा आपके उसमें दिया हुआ था। ये आपका A था, ये आपका H था, और सभी रेजिस्टेंस कितने हो गए आपके, 2 के ओम के रेजिस्टेंस हो गए। देखो अब आपके पास के तरीके 2 तरीके हैं। फर्स्ट तरीका मैं बता दूं आपको मैं, आप A से कोई भी अगर आप सप्लाई शुरू करते हो आप अगर, तो A से देखो E तक जाएगा नो प्रॉब्लम, A से B तक जाएगा नो प्रॉब्लम, और A से लेके C तक जाएगा नो प्रॉब्लम। यानी देखो A पॉइंट के रेस्पेक्ट में ये और ये तीनों क्या होंगे, समांतर, यानी कि A से E, A से C और A से B तीनों क्या हो जाएंगे, समांतर क्रम में हो जाएंगे। मैंने क्या देखो क्या किया, मैंने A पॉइंट से स्टार्ट किया और तीनों को समांतर क्रम में ले लिया, ठीक है। किस पॉइंट पे, B पॉइंट पर, E पॉइंट पर और C पॉइंट पर ले लिया, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली इसको डायग्राम दोबारा इस डायग्राम देखना एग्जैक्टली आप, कि मैं जब E पॉइंट तक पहुंचता हूँ, E पॉइंट से एक बार जाऊंगा G के ऊपर, एक बार जाऊंगा मैं F के ऊपर, ठीक है। B पॉइंट से एक बार जाऊंगा G के ऊपर, एक बार जाऊंगा D के ऊपर, और C पॉइंट से कहा जाऊंगा, एक बार D पर जाऊंगा, एक बार F पे जाऊंगा। मतलब क्या हुआ कि देखो E पॉइंट से भी F पे आ रहा हूँ, C पॉइंट से भी F पे आ रहा हूँ, ठीक है। तो देखो इधर E पॉइंट से भी मैं F पे आ रहा हूँ, और E पॉइंट से मैं जो आपका G पर जा रहा हूँ, और E पॉइंट से मैं क्या कर रहा हूँ आपका जो है वो, और B पॉइंट से देखो B पॉइंट से मैं G पर जा रहा हूँ, और B पॉइंट से मैं D पर जा रहा हूँ, ठीक है। इस डायग्राम को आप एग्जैक्टली तसल्ली से बना लेना आप एग्जैक्टली, ठीक है। अब नोट कर दो यहाँ पर एग्जैक्टली यहाँ पे कि C से आप F पर भी जा रहे हो और C से आप D पर भी जा रहे हो, ठीक है। देखो C से आप D पर भी जा रहे हो, C से आप F पर भी जा रहे हो, ठीक है। इस प्रकार ये पूरा डायग्राम जो बनेगा ये भी एग्जैक्टली पूरा पैरेलल सर्किट है, ठीक है। और देखो एग्जैक्टली फिर अगेन चलते हैं अपन इस डायग्राम में कि A से E गए, E से आप G पर आए, E से आप F पर आए, G और B से आप G पर आए। G पर पहुंचने के बाद देखो वापस कहाँ जाओगे, आप H पे जाओगे, तो आप A की रेजिस्टेंस से होके जाओगे। जब आप A से B पर आते हो, B से आप कहाँ जा रहे हो, D पर, D के बाद कहाँ जाओगे आप, फिर आप एक रेजिस्टेंस से होके जाओगे, ठीक है। तो ये रेजिस्टेंस और ये रेजिस्टेंस, तीनों रेजिस्टेंस वापस क्या हो गए, ठीक वैसे ही हो गए जिससे स्टार्टिंग वाले 3 रेजिस्टेंस थे आपके, मतलब पैरेलल कंडीशन हो गई। ये तीनों मैंने पैरेलल कर दिए कि G से जो आप H पे जा रहे हो, D से आप H पे जा रहे हो, F से आप H पे जा रहे हो, ठीक है। देखो ये पूरा पैरेलल सर्किट डायग्राम बन गया है, ठीक है। मैंने उसको देखो एग्जैक्टली पैरेलल लिख दिया है। ये तीनों जो हैं एग्जैक्टली वो पैरेलल हैं,
ठीक है। ये पूरे के पूरे जितने भी हैं 6-7 जो भी हैं ये सारे पैरेलल हैं, ठीक है। और ये सारे के सारे क्या एग्जैक्टली पैरेलल हैं। और पैरेलल रेजिस्टेंस के फॉर्मूले से मैंने एग्जैक्टली फॉर्मूला लगा दिया मैंने यहाँ पे, और मुझे आर इक्विवेलेंट क्या मिला, देखो मैंने 2R/3 लगाया, मतलब वही सिंपल। ये कितनी बार है, 3 बार है, तो 1/R वाला फॉर्मूला लगाऊंगा, ठीक है। वो कितना आएगा, 2R/3 होगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितनी है, 6 है पूरे के पूरे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 है, ठीक है। ये कितने होंगे, 2R/6 हो जाएगा आपका, ठीक है। और ये कितना होगा, 2R/3 हो जाएगा आपका, ठीक है। और इस प्रकार आप देखो एग्जैक्टली हमारा फॉर्मूला जो 10R/6 और इक्वल टू 5/3R, ये हमारा एग्जैक्टली क्या होगा, हमारा आंसर होगा हमारा, ठीक है। 5/3 किलो ओम हमारा एग्जैक्टली रेस्ट होगा। देखो कुछ बच्चों की कंप्लेन रहती है कि सर एग्जैक्टली इस प्रकार सर्किट डायग्राम को सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल काम होता है। तो देखो मैंने एक नया मेथड निकाला है। मेथड मैंने क्या निकाला, देखो एग्जैक्टली कि देखो यहाँ से आप स्टार्ट हो रहे हो सिर्फ इस डायग्राम की तरह, यहाँ से आप करंट दोगे तो क्या होगा, यहाँ पर करंट आकर के 3 भागों में बढ़ जाएगी। एक तो ए से ई पर जाएगी, एक ए से बी पर जाएगी और ए से सी पर जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ, ए से ई पर जाने वाली करंट कितनी है, I/3 होगी। ए से सी पर जाने वाली I/3 और ए से बी जाने वाली भी क्या होगी, I/3 होगी। तो देखो मैंने क्या किया है, दूसरा मेथड यूज किया है कि ए से ई जाने वाली, ए से सी जाने वाली और ए से बी जाने वाली तीनों करंट क्या होगी, I/3 होगी। क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट क्या करता हूँ, ई से एफ जाने वाली और ई से जी जाने वाली करंट जो होगी, मतलब देखो ई से एफ जाने वाली, नीचे की ओर जाने वाली, ठीक है, इस रेजिस्टेंस से होकर के, ठीक है। और ई से जी जाने वाली करंट, क्योंकि देखो यहाँ पर I3 करंट आने के बाद फिर से डिवाइड होगी 2 भागों में, ठीक है। तो यहाँ पे I/6 होगी, यहाँ भी I/6 होगी, ठीक है। तो देखो जी मैंने क्या किया, ये किया मैंने, ई से एफ जाने वाली, ई से जी जाने वाली क्या होगी, करंट कितनी होगी, I/6 होगी। सिमिलरली आप डायग्राम में देख लेना, सी से डी जाने वाली, सी से एफ जाने वाली भी I/6 ही होगी, और ये भी क्या होगी आपकी I/6 ही होगी आपकी, ठीक है। अब देखो करंट हमेशा क्या होता है, शॉर्टेस्ट पाथ को फॉलो करती है हमेशा, ठीक है। तो देखो आप है ना जी पॉइंट पर जब पहुंचोगे आप अगर, ठीक है, तो वापस क्या होंगे, सभी करंटें वापस जुड़ने लग जाएंगी आपकी, ठीक है। ये सिंपल होगा, आप डायग्राम में करके देखना आप, ठीक है। लेकिन हमारा जो आउटपुट क्या है वो क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय करंट। शॉर्टेस्ट पाथ कवर क्या होगा, याद रखना, ए से सी, सी से डी, डी से एच, ठीक है। तब देखते हैं एग्जैक्टली वो क्या होगा, ये ए से सी, सी से डी, डी से आपका एच, ये शॉर्टेस्ट पाथ होगा, ठीक है। भले आप चाहो तो ए से ई से जी और जी से आप एच भी ला सकते हो, आप चाहो तो बोले ए से बी, बी से डी, डी से एच भी ला सकते हो आप, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, ठीक है। देखो ए से जब सी आएगा तो करंट कितनी है आपकी, I/3 है, और रेजिस्टेंस कितना है आपका, वो आपका 2 ओम है आपका, ठीक है। तो वोल्टेज कितना बनेगा, 2 × I/3 बनेगा, ठीक है। यहाँ पे करंट कितनी है, I/6 है आपकी, तो यहाँ कितना बनेगा, I/6 डॉट आपका 2 मल्टीपल होगा, और यहाँ क्या होगा आपका, सिमिलर वापस 2 होगा आपका, तो 2 डॉट I/3 बनेगा आपका, ठीक है। इस प्रकार देखो एग्जैक्टली मैंने यहाँ पर वोल्टेज ले लिया मैंने। वोल्टेज में क्या आया, ए से सी जाने में वोल्टेज, सी से डी जाने में वोल्टेज और डी से एच जाने में वोल्टेज, तो कितना हो गया, I/3.2R, I/6.2R और I/3.2R। इसको आप पूरा जोड़ कर लेना, वो कितना टोटल वोल्टेज कितना आया, 10R/6 आया, ठीक है, डॉट आई आया। और आपको पता है V/I जो होता है किसके बराबर होता है, R के बराबर होता है, तो R बराबर क्या होगा, V/I, और मैंने V/I के तो मुझे क्या मिला, 5/3 मिला मेरे को, ठीक है। तो दोनों मेथड्स हैं, आप जो भी चाहो यूज कर सकते हैं आप, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहते हैं कि इन द सर्किट शो इन फिग पावर डेवलप अक्रॉस 1 ओम 2 ओम एंड 3 ओम रेजिस्टेंस आर इन द रेशियो। देखो इस सर्किट डायग्राम में कह रहा है कि 1 ओम 2 ओम और 3 ओम पर कितनी पावर जनरेट होगी, ये हमें एग्जैक्टली फाइंड आउट करना है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली सिंपली मैंने क्या किया, इसको सर्किट डायग्राम किस प्रकार बना लिया अपन ने, ठीक है। और हमने क्या फाइंड आउट किया कि जो हमारा जो रूल होता है कि जो I होगी वो इस पॉइंट पे जाने के बाद 2 भागों में डिवाइड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ I1 होगी, यहाँ पे I2 होगी, और इस पॉइंट के ऊपर क्या होगी, I1 और I2 दोनों क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी, मतलब I होगी। अब देखो एग्जैक्टली यहाँ पे क्या होगा कि जो I होगा वो एग्जैक्टली होगा अपना V/R होता है, ठीक है। और प्रत्येक के लिए निकालेंगे, मतलब क्या होगा कि यहाँ पर जो करंट निकालोगे वो क्या निकालोगे, V/R निकालोगे, तो इसके लिए क्या निकालोगे, V/R मतलब 1 ओम होगा प्लस V/2R, क्योंकि यहाँ पे 2 ओम रेजिस्टेंस है आपका, तो कितना बराबर आएगा, 3V/2 के बराबर आएगा, ठीक है। ये मैं एग्जैक्टली करंट निकाल रहा हूँ, मुझे निकालना तो पावर है असल में, ठीक है। तो इसे देखो यहाँ से मैंने क्या फाइंड आउट हुआ, मुझे वोल्टेज फाइंड आउट हुआ, वोल्टेज कितना आया, जस्ट वज्र गुणा कर दिया 2 3/I, ठीक है। यानी कि जो वोल्टेज है इस पूरे सर्किट में वो कितना है, वो 2/3I जो करंट है वो एग्जैक्ट इसका पूरा सर्किट का वोल्टेज है, ठीक है।
अब देखो, अब करंट I1 एट 1 ओम यानी कि इसी के ऊपर जो करंट होगी वो कितनी होगी, तो करंट का फॉर्मूला क्या होता है एग्जैक्टली, V/R1 होता है। और वोल्टेज सर्किट में कितना वोल्टेज है, वो है आपका 2I/3 है, तो मैंने 2I/3/1 लिख दिया क्योंकि मेरा 1 ओम रेजिस्टेंस है। और जब मैं इसको सिंपली सॉल्व करूँगा तो 2I/3 हो जाएगा। सिमिलरली आपके 2 ओम के ऊपर कितना रेजिस्टेंस है आपका, वो आप कैसे निकालोगे, यहाँ पर करंट I2 एट 2 ओमेगा इज सिंपल, वही रूल होगा आपका, I2 इक्वल टू क्या होगा, वही आपका वोल्टेज अपॉन आपका रेजिस्टेंस 2R, ठीक है। तो एग्जैक्टली कितना आएगा आपका, जो भी इसका आंसर आता है आपका, ठीक है, I/3 आएगा आपका, ठीक है। और सिमिलरली आप क्या करोगे, करंट एट आपका 3 ओम क्या होगा, सिंपली I होगा, क्यों, क्योंकि देखो वहाँ से निकलने के बाद में करंट जो है वो सिंपल ऐड हो गया है, यानी कि इस यहाँ से I1 यहाँ से I2 और दोनों जुड़ के क्या हो गया, वापस I हो गया आपके, ठीक है। हमें निकालना क्या है, हमें तो पावर निकालना है, ठीक है। पावर क्या होता है, V.I होता है, और चेंज करके आप क्या कर सकते हो, I² कर सकते हो आप, ठीक है। I² की प्रत्येक की वैल्यू आपको पता है, ठीक है। पहले की वैल्यू क्या है आपकी, फर्स्ट की वैल्यू है आपकी 2I/3 है, सेकंड की I/3 है, तीसरी की आपकी I है, ठीक है। देखो पावर 1 एट 1 ओम मतलब, ठीक है, वो क्या हो गया आपका, ये आपके करंट का स्क्वायर और .R1, ठीक है। आपको पता है R1 कितना है, 1 ओम है, तो ये आपकी पावर आएगी। सेकंड वाले के लिए ये पावर आएगी और थर्ड वाले की आपकी ये पावर आएगी, और तीनों पावर्स का हमने रेशियो ले लिया, वो एग्जैक्टली इस प्रकार लिखा जाएगा, और लास्ट आंसर क्या लिखा जाएगा, 4.2.27, ये एग्जैक्टली आपका आंसर होगा आपका। तो क्वेश्चन नंबर 13 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर अपन 14 पे चलते हैं अपन एग्जैक्टली अपन। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि विच ऑफ फॉलोइंग पार्टिकल विल हैव द मिनिमम फ्रीक्वेंसी ऑफ रिवोल्यूशन व्हेन प्रोजेक्ट विद द सेम वेलोसिटी प्रोपोर्शनल टू गिवन मैग्नेटिक फील्ड। देखो एग्जैक्टली ये कह रहा है किसी मैग्नेटिक फील्ड में अगर अपन इनको सेंड करते हैं अगर, तो किसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी जो है वो क्या होगी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी विच ऑफ द मिनिमम फ्रीक्वेंसी क्या होगी। तो देखो एग्जैक्टली अपन ने क्या किया, एंगुलर फ्रीक्वेंसी का एक फॉर्मूला बना लिया। फॉर्मूला क्या होता है, किसी भी अगर साइक्लोट्रॉन में या कहीं पर भी अगर वो रोटेट करता है अगर वो, तो उसकी फ्रीक्वेंसी क्या होती है, QB/m होता है। Q आपका क्या चार्ज होता है, B आपका अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड होता है, और M आपका क्या होता है, उसका मास होता है। और एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q/m होती है आपकी, ठीक है। देखो फॉर इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इलेक्ट्रॉन के लिए Q/m का रेशियो क्या होगा, क्योंकि अपन Q/m का रेशियो ही निकालेंगे, और वो क्योंकि वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के लिए प्रोपोर्शनल है आपका। जैसे आप इसमें Q और m की वैल्यू पुट करोगे मास ऑफ इलेक्ट्रॉन की, आपकी वैल्यू आपको ये मिलेगी आपको, ठीक है। सिमिलर मास ऑफ प्रोटॉन के लिए आप रखोगे, मैंने प्रोटॉन के लिए क्यों रखा, क्योंकि मुझसे ये ऑप्शन पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन की होगी या प्रोटॉन की होगी या हीलियम प्लस की होगी या लिथियम प्लस की होगी। तो कहिए कि मैंने सबका जो है वो Q/m निकाल लिया है, और सबसे जो ज़्यादा Q/m है वो किसका आ रहा है, वो आपका एग्जैक्टली आ रहा है इसका, और सबसे कम किसका आ रहा है इसका। जिसका सबसे कम Q/m आ रहा है उसकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हुआ, लिथियम, इसका आपका लिथियम प्लस होगा, उसका आंसर होगा आपका, ठीक है। अब देखो एग्जैक्टली, अच्छा इसकी यूनिट आप देख लेना kg होगी, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। वो कहता है कि चूज द रॉन्ग स्टेटमेंट फॉर ए मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल गोज थ्रू ए हिस्टैरिसीस लूप। यानी कि हिस्टैरिसीस लूप जो होता है आपका, उसके अंदर फेरोमैग्नेटिज्म में क्या प्रॉपर्टी होती है, कि कौन सा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो गलत स्टेटमेंट दिया हुआ है। तो देखो एग्जैक्टली यहाँ पर वो कह रहा है कि इट हैज़ ए फिक्स वैल्यू, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली क्या करते हैं, हिस्टैरिसीस कर्व को ही बना लेते हैं, ठीक है। हिस्टैरिसीस कर्व को बना लिया अपन ने, तो उसमें अपन ने नोटिस किया कि इसमें है तो वो कोरेंसिविटी होती है, मैग्नेटिक फील्ड प्लस एंड माइनस होता है, फ्लक्स डेंसिटी अप एंड डाउन होती है, रिटेनेशन वेट होता है, सेचुरेशन होता है, ठीक है। तो देखो एग्जैक्टली इट में भी जीरो, यानी कि देखो फेरोमैग्नेटिज्म ससेप्टिबिलिटी जीरो भी हो सकती है, ठीक है। इट में भी नेगेटिव भी हो सकती है, इट में भी इनफाइनाइट, यानी कि बहुत ज़्यादा शार्प होती क्या होगा, वो इनफाइनाइट भी हो सकती है। बट इट हैव फिक्स वैल्यू, ये गलत बात है, वो फिक्स वैल्यू कभी भी नहीं रखती है, ठीक है। देखो एग्जैक्टली अपन ने यहाँ पर 1 से लेकर के 15 नंबर क्वेश्चन तक अपन ने सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में अपन नेक्स्ट ऑनवर्ड्स क्वेश्चन सॉल्व करेंगे।